नमस्कार दोस्तों। एक दिन की बात है। शाम को दया जी अपने बिस्तर पर लेटी थीं कि तभी उनका पोता आर्य एक प्लेट में मैगी खाता हुआ और फोन चलाता हुआ आता है। आर्य अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने के लिए पूछता है। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया दया जी को ऐसा खाना खाए हुए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। आर्या को मैगी खाता देखकर उनके मुंह में पानी तो आया, पर वह एक भी चम्मच खाने से डर रही थीं। आर्य बार बार कह रहा था, लो ना दादी, एक तो ले लो, बहुत ही टेस्टी बनी है। मगर दया जी आर्या से मना किए जा रही थीं, तो इस पर आर्या उनके मुंह में जबरदस्ती एक चम्मच मैगी डाल देता है। दया जी आंखें बंद करके मैगी का स्वाद ले रही थीं, तभी किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जब दया जी ने आंख खोली तो ऋचा उनके बाल को पकड़कर खड़ी हुई थी और बगल से आर्या भी डर के मारे भाग गया। ऋचा दया जी के बाल को पकड़कर उन्हें बिस्तर से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मैगी छीनकर खाने की? अरे इतना भी क्या चटोरापन कि एक छोटे से बच्चे का खाना भी तू चोरी करके खा रही थी। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में कहीं तू बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा मरा हुआ पति भरेगा? दया जी डरते हुए लड़खड़ाती सी आवाज में बोली, बेटा, मैंने नहीं छीना, वह तो आर्या ने खुद मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे मत मारो बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आगे से मैं नहीं खाऊंगी, बस एक चम्मच ही खाया था कि दया जी रोते रोते कहती जा रही थी, लेकिन बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें मारती ही जा रही थी और बोली, बुढ़िया, एक तो कब से मेरी छाती पर दाल दर रही है, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही है। आज जो तेरी सारी हड्डियों को ना तोड़ा तो मेरा नाम भी ऋचा नहीं। और बहुत ही निर्दयता से दया जी को ऋचा पीटे जा रही थी। जब पीटते पीटते ऋचा का गुस्सा शांत हो गया तो वह दया जी से कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। बूढ़ी अब वो चख मैगी के स्वाद को। ऋचा की मार से दया जी बेहोश होकर बहुत देर तक वहीं जमीन पर पड़ी रहीं। करीब 1 घंटे के बाद आर्य डरते डरते आया और अपनी दादी को एक गिलास पानी पिलाया। तब जाकर उन्हें होश आया, लेकिन उसे भी ऋचा ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद दया जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी, या तो कोई काम करती थी या तो अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। वह आंगन में पड़ी पड़ी अपने में ही बातें किया करती थी। उनका बेटा अनुज अपने पापा की बनी हुई चाय की दुकान को चलाता था। न जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था, पर कभी भी अपनी माँ से उसका हालचाल भी नहीं पूछता था। वहीं ऋचा की बात करें तो वह दया जी की आवभगत तभी करती थी जब उनकी तीनों नंदें वहां आया करती थीं। उनके सामने वह कि दया जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर चली जाती थीं तो सारी सेवा ऋचा वसूल करती थी। दया जी ने कई बार सोचा कि बेटियों को ऋचा और अनुज की असलियत बता दे, पर फिर वह यही सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से ऋचा उसे इस घर से ही ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह दोनों तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित हैं। एक दिन सुबह की बात है कि दया जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी दिशा आने वाली है। तो दया जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सोचती है, चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि दिशा 1 साल पहले ही आई थी। वहीं पर ऋचा गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं।
अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करूं। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया का गला दबा दूं। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जब दिशा घर आ गई, दिशा के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से ही अपने भैया भाभी को नहीं दी, क्योंकि वह जल्दी आकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन दिशा ने जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी माँ को देख उसके आंखों से आंसू आ गए। दिशा ने भी समय की नजाकत को समझा, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के पास आई थी, वह उसे अभी खोलना नहीं चाहती थी। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था। अब उम्र भी काफी हो गई है ना। मैं बातों ही बातों में एक बात करना भूल गई। भाभी, कल अंशु दीदी भी आ रही हैं। वह क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रखी, जो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की भी अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनकी जायदाद में उन्हें का हिस्सा सारा होना चाहिए। दिशा ने ऋचा को अपने जाल में लपेटते हुए कहा। यह सुनकर ऋचा के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर दयाजी दिशा की बातों से दुखी होती जाती हैं, सोचती हैं मेरी भोली बिटिया अपनी माँ की आंखों को काश एक बार पढ़ पाती और अपनी माँ का दर्द देख पाती, अपने भैया भाभी का असली और भयानक रूप देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकी, और अगर इस बार भी चुप रह गई। दयाजी चुप रहीं। उन्होंने दिशा को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सब खाना खा पी के सो जाते हैं। तभी रात में दबे पांव ऋचा दयाजी को जगाकर बाहर आने के लिए कहती है। दयाजी बिना कुछ कहे दबे पांव बहू के पीछे चली आती हैं। ऋचा उनको रसोई में ले जाकर एक जोरदार लोहे की सरिया गर्म करके उनके पैर पर मारती हुई बोली, बेटी क्या आ गई, बड़ा आराम फरमा रही है, और अगर तूने अपनी बेटी के सामने जुबान खोली तो बुढ़िया, पता है ना तेरे साथ मैं फिर क्या करूंगी। एक बार फिर बस तेरी बेटियां अपना हिस्सा मेरे पति के नाम पर कर दे, फिर यह सारा ढोंग करने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना जाना बंद ही कर दूंगी। उससे पहले जरा भी किसी बात की भनक लगी तो तेरी खैर नहीं। बुढ़िया, याद है ना पिछली बार की मार, उससे भी ज्यादा दाग होंगे तेरे शरीर पर। दयाजी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूंगी बहू, बस तुम मुझे मारना बंद कर दे। दयाजी ने अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लिया। अक्सर जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ बेटी एक दूसरे उनसे बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती हैं, लेकिन यहाँ तो दयाजी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन बड़ी बेटी अंशु भी आ जाती है, तो उसे देखते ही ऋचा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद यह पहली बार हो रहा था कि नंदों के आने पर ऋचा इतनी खुश थी। दयाजी जानती थी कि इन सब के बाद ऋचा उनके साथ और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद दिशा बोली, आर्या चलो बाहर घूमने चलते हैं। आर्या भी खुशी खुशी चला गया, क्योंकि बुआ ने उसको चॉकलेट देने का लालच दिया था। दिशा ने आर्या से बात करनी शुरू की और अपनी माँ के बारे में बात करने लगी। आर्या भी मासूम बच्चा था, उसने अपनी बुआ को सारी बात बता दी। बुआ ने चॉकलेट दिलाई और घर आ गई। दोनों बहनें साथ भी। दिशा बोली, भैया कागज तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिया है, वह पेपर कल लेकर आएंगे। इतना सुनते ही दयाजी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे यह सब करने की क्या जरूरत है, पापा ने कुछ सोच समझकर ही यह सब किया होगा। दयाजी के मुंह से यह सुनते ही उनका बेटा अनुज और बहू ऋचा बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूरने लगे। तभी दिशा कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर अब जब हम अपने घर में रच बस गए हैं, फिर इन सब की हमें क्या जरूरत है।
अपने दोनों बहन के मुंह से प्रॉपर्टी देने की बात सुनकर उसका भाई अनुज और उसकी पत्नी ऋचा बहुत खुश हो जाती हैं। वह सब जान रहे थे कि एक बार बहन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ दे, उसके बाद तो हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा ही करेंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने ऋचा से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस बार हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही ऋचा को पूरा मौका मिल जाता है दयाजी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह दयाजी के पास खीर की एक कटोरी लेकर आई और कहती, ले खा, तेरे खाने के लिए कितनी बड़ी खीर की कटोरी लेकर आई हूं। यह कहकर वह नमक का डिब्बा उस खीर की कटोरी में डाल देती है और कहती है, अब खा इसे, बहुत पकवान मांगती है ना तेरी जीभ, आज तेरी जीभ को सारे स्वाद चखाती हूँ। दयाजी ने कहा, बहू मैं नमक नहीं खा सकती, अब तो मेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो मुझे बचाएंगी। हाथ जोड़ के हुए रूंधे गले से दयाजी ने कहा, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 1 महीने तक बीमार रही, और अब इतना नमक से कहीं मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पती रहूंगी। बहू ऐसा जुल्म ना कर, मुझे जहर लाकर दे दे, मैं खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुमसे दूर हो जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज मुझ पर अत्याचार मत कर। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऋचा ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना। पर जब तक तू जिंदा रहेगी मैं तेरा बुरा हाल करती रहूंगी कि तू खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। ऋचा ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा, और वह नमक वाली खीर जबरदस्ती दयाजी के मुंह में डाल रही थी कि तभी पीछे से अंशु और दिशा आकर ऋचा को धक्का देकर एक जोर का तमाचा मारकर दयाजी से दूर कर देती हैं, और दिशा लगातार कई थप्पड़ ऋचा को मारती चली जाती है। यह क्या कर रही हो तुम? दिशा से ऋचा ने गुस्से में कहा, क्यों भाभी जी, आप माँ के साथ करती हैं, उसके आगे तो यह भी कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए वो भी कम है। दिशा ने कहा। तब पीछे से अनुज भी आ जाता है। तब ऋचा तुरंत कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। क्या नहीं किया मैंने इनके लिए? इस घर में जब से आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इसका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अनुज ने कहा, यह क्या है दिशा, तुम लोग यह सब करने आई हो यहाँ? अब यह मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरा और ऋचा का हुक्म चलेगा, और हम लोग जो चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ अब कभी मत आना। हमारा घर? ऋचा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ ऋचा, यह लोग अभी अभी मेरे दुकान पर वकील को लेकर पहुंचे थे। मुझसे दस्तखत करवाने उन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना ही तुम्हें उनकी चापलूसी करने की जरूरत है, और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इस बुढ़िया को अपने साथ ले जाए। अनुज ने कहा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने आपकी दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाया, और मुझे बाजार का कहकर गई थी। ऋचा ने कहा। तो इस बात पर दिशा और अंशु जोर जोर से हंस पड़ी, और फिर दिशा बोली कि जो भी कहो भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से भी तेज है, इसलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत किए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपके सामने चालाकी करना मुश्किल होता। यह क्या मजाक है दिशा? अनुज ने भड़कते हुए कहा। तभी दिशा अपने भाई को जोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरू से बताती हूँ। वह सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर अंशु और दिशा यहाँ पर किस लिए आई थी। वह क्यों अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पर करना चाहती थी, इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। दिशा ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जब आर्या को मैं अपने साथ लेकर गई थी तो आर्या ने मुझे सारी बात बता दी। मैंने आर्या से इसलिए पूछा क्योंकि उस दिन
मैगी के ऊपर लड़ाई हो रही थी तो मैंने सारी बात सुन ली थी। वह मोबाइल आर्या अपने पास लिए हुआ था और मैगी खाने में व्यस्त था। शायद ये आर्या की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती, पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ 1 चम्मच मैगी खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैंने तुरंत अंशु से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। दिशा ने कहा, हम चाहते तो कब का आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मजा नहीं आता जो आज आया है। भैया तुम्हें क्या लगा अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम पर कर दें, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उसी दिन की बात और मारपीट की आवाज दिशा के फोन में रिकॉर्ड थी और आज की मारपीट की वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफी है। दिशा ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तभी एक कैमरा यहाँ घर के कोने में लगाकर गए थे। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से माँ पर अत्याचार करेगी। क्या सच में? अपनी बेटी की बात सुनकर दयाजी ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? दयाजी ने आंखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। दयाजी बोल दी, जानती है बेटा, जब बहू मारती है ना तो 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती, कभी कभी तो दर्द से चक्कर भी आ जाते हैं। यह कहकर दयाजी अपने आंसुओं को पोंछने लगती है और अपनी हकलाती आवाज में कहती है, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी और अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीटकर इतने निशान दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार के शरीर पर इतने निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आईं। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें कभी नहीं बताया? क्यों इसके अत्याचार सहती रही? दिशा ने कहा तो दयाजी बोली, डर लगता था बेटा इसके मारने से, और बहू की मार तो मैं फिर भी सह लेती, पर उस दिन अनुज ने जब मुझे मारा था ना तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज भी आ रही थी। पता है बेटा, कपड़े धोने की लकड़ी की कूटनी से ही तेरे भैया ने मुझे कपड़ों की तरह धो दिया था। इतना मारा कि मेरे शरीर में इतने घाव हो गए कि गिनने में भी नहीं आ रहे थे। तेरे भैया ने मेरे सिर पर भी मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। बेटियों ने कहा, माँ आपको हर चोट का हिसाब होगा, इन्हें तो अब सजा हम दिलवाएंगे। अब हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिचा ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, इन दोनों ने हमारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया है, हम इसके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं, दिशा ने जोश में आकर कहा। अंशु और दिशा ने इंस्पेक्टर साहब को सारे सबूत दिखा दिए कि कैसे उसके भैया भाभी उसकी माँ पर अत्याचार करते थे और अपने भाई भाभी को 5 साल की सजा दिलवाई। दिशा बोली, माँ अब आप आराम से यहाँ रह सकती हो, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए, अब आप हमारे साथ रहना। दिशा की बात सुनकर उसकी माँ दयाजी ने कहा, बेटा जब यह बूढ़ी हड्डियां इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आजादी महसूस करने दो। आज से मैं अपने कमरे में सोऊंगी। बेटा तुम लोगों ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन ना जाने मुझ जैसे कितने बूढ़े होंगे जिनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है जिससे तुम लोगों को भी मेरी चिंता नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ इस घर को एक वृद्धाश्रम में बदल दिया जाए। जो बच्चे अपने माँ बाप के संग बुरा सलूक करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं, यह उनका आशियाना बने,
दिशा और अंशु माँ की बातों को सुनकर खुश हो जाती हैं। बेटा, मुझे भी मेरे जैसे सताए हुए लोगों के साथ दुख बांटने का मौका मिलेगा। भगवान ने आज मुझे तो बचा लिया, लेकिन न जाने कितनी माँ हैं, कितने पिता हैं, आज भी अपने बहू बेटा के अत्याचार को सह रहे हैं और भिखारी के जैसे रोड पर भटक रहे हैं। माँ की बात सुनकर अंशु और दिशा ने उसे घर को एक वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया और बाहर दरवाजे पर अब बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखवा दिया, बच्चों के सताए हुए बूढ़े माँ बाप का आशियाना दया जी। उस बोर्ड को देखकर एकदम बच्चों के जैसे हरकत करने लगी, जिसे देखकर दिशा और अंशु की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बेटियों ने अपने माँ के लिए एक काम वाली बाई रख दी ताकि वह हर समय माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। धीरे धीरे करके 5 साल निकल गए और दया जी का वह आशियाना बच्चों के सताए हुए माँ बाप से भर गया। ऋचा और अनुज जेल से छूटकर दोबारा माँ से माफी मांगने पहुंचे तो दया जी ने उन्हें माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आज से बेटा मेरे लिए तुम लोग मर चुके हो। दोनों वहां से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकर खा रहे थे। उधर दया जी अपने घर में आराम से अपने ही जैसे सताए हुए बूढ़े माँ बाप के संग रह रही हैं। दोनों बेटियां समय पर आकर उस वृद्धाश्रम की देखरेख करती थीं और इस तरह अब दया जी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। उधर अनुज और ऋचा अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।